स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले की जो भी क्लासेस है वो क्लासेस ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं। आप जाके वहां से आसानी से क्लासेस देख सकते हैं। ठीक, और इस क्लास की भी पीडीएफ है। इससे पहले वाली भी क्लास की सारी पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड जाके आप इस वेबसाइट से globaliti.org वेबसाइट से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मॉक टेस्ट देने की भी सुविधा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा कि यदि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही कहलाता है कैलोरी। वो क्या कहलाता है? कैलोरी। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाता है भाई? आवश्यक ऊष्मा ही कैलोरी कहलाता है ना, कैलोरी। और आप जानते हो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। 4.18 जूल। या फिर 1 जूल इक्वल टू पूछे तो 1 जूल इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप आसानी से जूल और कैलोरी के बीच का रिलेशन भी बता सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है भाई? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 होता है। बाकी आप लोग कहीं कहीं पे ये डाटा 4.2 भी देखते हैं तो 4.2 भी सही है। 4.18 अभी तक ये डाटा सही है, 4.18। ठीक, यदि 4.2 भी कहीं पे लिखा रहेगा तो वो भी बात सही है। और यहां से यदि मैं 1 जूल लिखना चाहूं तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से यदि मैं 1 जूल लिखना चाहूं तो ये 1/4.18 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? पहले तो थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिख लो। विशिष्ट ऊष्मा वाला फॉर्मूला पहले लिख लो। Q इक्वल टू क्या होता है भाई? Q इक्वल टू होता है mc इंटू डेल्टा टी। mc इंटू डेल्टा टी। तो यहां से C इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से C इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई m इंटू डेल्टा टी। m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यही तो होता है आपका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। जहां पे C को क्या कहते हैं लिख लीजिए। जहां पे ये C है, C को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। ठीक है, M क्या है भाई? M है मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी। ठीक, T क्या है? डेल्टा टी। डेल्टा टी है राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना राइज हुआ या कितना वेरिएशन हुआ वो है राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। इतनी बात तो क्लियर हो गई। और यहाँ पे Q है। Q क्या है भाई? Q क्या है? Q वह टेम्परेचर है या फिर कहिए वह ऊष्मा है जो किसी वस्तु द्वारा जितना अवशोषित की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। तो एब्जॉर्ब की गई ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? Q कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि किसी मेटल द्वारा या किसी बॉडी द्वारा अवशोषित ऊष्मा। ठीक है, किसी बॉडी द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ये होता है आपका Q। ये यहां से विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला भी देख लिए हैं। और जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? वाटर के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? वाटर के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है।
1। और ये जो 1 है, ये 1 बहुत अधिक वैल्यू है स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू अक्सर जो भी मटेरियल्स हैं, मटेरियल से एक तरह से एक है कि जो भी धातु है हमारे पास, धातु के मैक्सिमम धातु का स्पेसिफिक हीट 1 से कम ही होता है, 1 से कम ही होता है, ठीक है। लेकिन जल का अधिक क्यों होता है? जल का अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जल का फार्मूला क्या होता है? जल का फार्मूला होता है H2O। H2O होता है ना, H2O में बॉन्ड कैसे बनता है? इसी तरीके से बॉन्ड बनता है ना, HO फिर H। इसमें हाइड्रोजन बाद बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही लो टेम्परेचर वाला एलिमेंट है, तो इस वजह से इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो इसका स्पेसिफिक हीट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक हीट कितना हुआ? वाटर का 1 हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना पदार्थ अवशोषित किया जा सकता है? किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार की ऊष्मा को किसी भौतिक पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है या फिर उसे छोड़ा जा सकता है। तो कौन सी वो ऊष्मा होगी? ऑप्शन है आपके पास गुप्त ऊष्मा, सेंसिबल ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और स्टीम की गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा तो सबसे पहले काट दो, गुप्त ऊष्मा और ये गुप्त ऊष्मा, ये दोनों हटा दो सबसे पहले। ऑप्शन बचा आपका सेंसिबल ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा। भाई गुप्त ऊष्मा अलग ऊष्मा है, उसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, उसकी बात अभी आगे करेंगे, तो इसलिए हमने दोनों गुप्त ऊष्मा हटा दिया। अब बचा आपका सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट तो आपने देख लिया, स्पेसिफिक हीट आपने देख लिया। स्पेसिफिक हीट पिछले क्वेश्चन में मैं बताया कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q by M into delta T, M into delta T। और यह विशिष्ट ऊष्मा क्या करती है भाई? विशिष्ट ऊष्मा एक तरह से वह ऊष्मा होती है जो कि पर केजी किसी भी मेटल को या किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है हमारा स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब देखो, मैं पिछले क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताना भी भूल गया था। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला तो मैं बता दिया हूं। इसका मात्रक क्या होता है भाई? इसका मात्रक यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसका मात्रक भी लिख लो। यहाँ पे इसका मात्रक होता है जूल पर केजी, ठीक है, या फिर कैलोरी पर केजी, ये इसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहां से तो ये जूल पर केजी मतलब किसी भी पदार्थ का ये स्पेसिफिक हीट है। तो बाकी एक बचा सेंसिबल हीट ही ऐसी ऊष्मा है, या सेंसिबल हीट ही ऐसा हीट है जो किसी भौतिक पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है या उसे छोड़ा जा सकता है बिना उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन के, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है? देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास तीन यूनिट है, 4 यूनिट है टोटल। एक र्यूमर है, एक डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ये 4 यूनिट है आपके पास। इन सभी में एक रिलेशन होता है। रिलेशन कौन सा होता है भाई? रिलेशन में देखिए आपको लिख दे रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा छोटा बना ले रहा हूं ताकि मैं आसानी से आपको समझा पाऊं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, चलो देखो फॉर्मूला सबका रिलेशन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। C/5 = F - 32/9 K - 273/5 R/4 ये फॉर्मूला होता है। हम लोग सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों का यूज करते हैं, इसका यूज बहुत कम करते हैं, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। मैं इसी तीनों का यूज करूंगा। बाकी यदि टेम्परेचर के चारों यूनिट का आपको रिलेशन देखना है कि आपस में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन ये होता है। रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये रिलेशन यदि आपको याद रहेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप हीट के जो भी आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। एक या तो क्वेश्चन इससे पूछेगा, नहीं तो फिर जो विशिष्ट ऊष्मा वाला फार्मूला बताया उससे पूछेगा। बस यहीं से क्वेश्चन आपके सिलेबस में इतने से ही पूछ सकता है, इससे अधिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो, इसने क्या पूछा है, फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। आप लोग जानते हो, ये तो सबको पता होगा कि पानी कितने टेम्परेचर पे खौलने लगता है, कितने टेम्परेचर पे पानी में बॉइलिंग होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, इसमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू रहनी चाहिए 100। इसी फार्मूले का मैं यूज करके निकाल रहा हूं। अब देखिए फ़ारेनहाइट का कैसे निकलेगा। देखो C/5 इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, F - 32 बटा में 9, F - 32 बटा में 9। ठीक है, तब देखो, अब यहां से इसको बनाओ, ये क्या बने, इससे C का मान 100 रख दो, इस C का मान 100 रख के इसके बाद फिर फ़ारेनहाइट का मान निकाल लो। C का मान 100 में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि यदि ये बात लिखना चाहें कि क्यों रख रहे हैं तो लिख लीजिए एक पॉइंट बना के कि चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, तो यही डिग्री, बस यही 100 डिग्री सेल्सियस को ये पूछा है फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होता है, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 रखा हूं। तो ये 100/5 हो गया, 100/5 इक्वल टू F - 32 बटा में 9, F - 32 बटा में 9। इसको कटा दो, ये कितनी बार में कट जाएगा भाई, 20। अब 20 को इससे मल्टीप्लाई करो 9 से, तो कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 180 इक्वल टू F - 32। तो अब ये यहाँ से इसका मान निकाल लो, इधर लाके इसको जोड़ दो तो 180 और 32, 180 32 कितना हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 212 F दिख रहा है क्या आपको ऑप्शन में, 212 दिख रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहाँ पे इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला यदि किसी को नहीं भी याद होगा तो वो आसानी से, केवल जितना स्टेप्स में फॉलो किया हूं इतने स्टेप को फॉलो करके वो आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकता है, सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के। बस आप केवल इतना फॉर्मूला याद रखो, C/5 इक्वल टू F - 32 बटा में 9 इक्वल टू K - 273, जहां पे K क्या है भाई, लिख लो, ये K आपका केल्विन है, ठीक है, F फ़ारेनहाइट है और C डिग्री सेल्सियस है और ये र्यूमर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में पूछा है, केल्विन स्केल में पूछा है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि पानी किस टेम्परेचर पे जम जाता है, तो ये तो आपको पता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है ना। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है, ये तो सबको पता होगा कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने लगता है ना, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। तो अब फॉर्मूला बस यूज करिए अपना, आपने अभी फॉर्मूला देखा था कि C/5 इक्वल टू F - 32 बटा में 9 इज इक्वल टू K - 273 बटा में 5। आपने ये देखा था, आपको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको लेना है ये डिग्री सेल्सियस वाला और फिर आप ये केल्विन वाला लेना है, तो यहाँ पे ले लो दोनों, C/5 इक्वल टू K - 273 बटा में 5। C की वैल्यू कितनी रखनी है भाई, C की वैल्यू 0 रखनी है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये पानी आपका जमता है, तो ये 0/5 इज इक्वल टू K - 273 बटा में 5। अब ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू K कितना हुआ, 0 इक्वल टू 273, K - 273, तो यहाँ से K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, K इक्वल टू हो जाएगा 273 केल्विन, 273 डिग्री केल्विन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भाई, इतना छोटा छोटा फार्मूला मैं यूज करके बता रहा हूँ, ये तो सबको मतलब समझ में आ रहा होगा, बोल दो एक बार के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है
पानी कितने डिग्री पे खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल याद रखनी नहीं, याद होनी भी चाहिए। और नहीं याद है तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी का हिमांक कहिए या फिर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि किसी को नहीं पता है तो इस बात को नोट कर ले, थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप लोग, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट बात हो वो इंपॉर्टेंट बात आप लोग एक जगह नोट कर सके। अब देखो, इसने पूछा है कि 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन बस ये है कि C/5 इक्वल टू कितना करना है, F-32/9, F-32/9। इसकी क्या वैल्यू कितना दे रखा है भाई, ये जो 35 डिग्री सेल्सियस दिया है किसकी वैल्यू है, ये C की वैल्यू। C इक्वल टू दिया है आपको 45 डिग्री सेल्सियस, C इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो अब देखो इसको रख लो 45, ये 45 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये F-32/9, F-32/9, ये 5 से काट दो, ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 से काटो कितनी बार में कटेगा भाई, 9 बार में कट जाएगा ना 45। 9 का 9 में मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ, ये 81 हुआ। 81 इक्वल टू F-32। तो यहाँ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू बन जाएगा आपका 113। हाँ 113 हो जाएगा ना, 113 फ़ारेनहाइट, 113 फ़ारेनहाइट, 133 में लिख दिया हूं ना, 113 फ़ारेनहाइट। अरे भाई इसको ऐड कर लो ना, ऐसे 81 32, 1 2 1 3 और ये 8 3 11, 113, 133 में लिख दिया था, 113 बोल के 133 लिख दिया था। चलो 113 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। देख भाई ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे ना पूछा गया, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, आपका सीडीएस हो, हर एक जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से ये कहे कि अभी तक का बहुत चर्चित क्वेश्चन है टेम्परेचर का, ये कि किस डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का तापमान रीडिंग एकदम सेम रहता है। वो होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब कैसे होते हैं इस बात को भी आप देखना चाहते हो, चलो वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। हालांकि यहाँ से आंसर तो मैं सीधे सीधे टिक कर सकता था, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसको करके। देखो ये -40 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5, इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ, C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है, इज इक्वल टू F-32/9। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले इसको डिवाइड कर लो। ये कितना हो गया, ये 8 हो गया ना, 8 बार में कट जाएगा, तो माइनस का 8 बचा है यहाँ पे, माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -72 इक्वल टू F-32 होगा। अब F इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, F इक्वल टू हो जाएगा -72 प्लस में 32, -72 प्लस 32, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा -40, क्योंकि माइनस वाला साइन अधिक है ना, तो F इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और मैंने जो बोला वो मैं करके भी दिखा दिया हूँ आपको, तो यहाँ से ये बात तो क्लियर सबको हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये एकदम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चित क्वेश्चन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर चैप्टर का ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, 3 स्टार। और ये क्वेश्चन आप किसी को पूछ के, जो अभी इंटरमीडिएट में पढ़ रहा हो बच्चा, या फिर जो अभी जस्ट इंटरमीडिएट पास किया हो, आप पूछोगे उससे तो उसे ये नहीं पता रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करना है। तो ये केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू देख लो, ऐसे मैं बता दूंगा तो कहोगे कि सर तो सब पहले से रट के बैठे हुए हैं ना। मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तब आप लोग
आसानी से समझ जाओगे। आपके लिए पहली बार ये हो रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हो। मुझे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 0 केल्विन होगा, लेकिन ये कैसे होगा 0 केल्विन, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आप भी एक बार जब देख लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो ये माइनस का 273 बटा में 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 बटा 5। ठीक है, अब देखो ये बटा में 5 यहाँ पे भी है, बटा में 5 यहाँ पे भी है, तो क्या दोनों को मैं काट सकता हूँ? चल नहीं काट सकता तो रुक जाओ, मैं अभी काट के दिखा रहा हूँ। यदि कुछ लोग को हो सकता है यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर कैसे काट दिए, तो मैं अभी उसको भी करके दिखा रहा हूँ। अब ऐसे तो काट सकते हैं ना, ऐसे काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो ये माइनस का 273 इक्वल टू कितना हो गया, के माइनस 273। अब यहाँ से के को इधर लेके चले आओ, के को यहीं पे रखो और इस 273 को इधर लेके चले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 273 माइनस 273, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ये के इक्वल टू 0। भाई माइनस का 273 और ये प्लस का 273 है ना, ये प्लस का 273 है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो प्लस माइनस का 273 और प्लस का 273 दोनों मिलके कट जाएंगे, बचा कितना वैल्यू 0। तो 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेंटीग्रेड में क्या होता है, क्या होता है, चल बताओ भाई। अब ये इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताएं, क्या ही बताएं। ये तो छोटा एकदम क्वेश्चन लगना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको छोटा लगना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैं कई एक ही फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है और कई क्वेश्चन मैं करा भी दिया हूं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। c/5 इक्वल टू f माइनस 32 बटा में 9, f माइनस 32 बटा में 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, f की वैल्यू दे रखा है 20, f की वैल्यू कितना दे रखा है, f की वैल्यू दे रखा है 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस का मान निकालना है। ये देखो c/5 इक्वल टू कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 32 बटा में 9, 20 माइनस 32 बटा में 9। तो यहाँ से कितना हुआ, ये c/5 इज इक्वल टू, भाई देखो 20 में से माइनस 32 घटाओगे, 20 में से माइनस 32 घटाने में कितना आएगा, माइनस 12 आएगा ना, क्योंकि ये माइनस वाला अधिक है, तो ये हो गया आपका माइनस 12 बटा में 9। ठीक है, तो यहाँ से देखो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 12 गुणे 5। अब ये जो 5 है ये 5 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12 गुणे 5 बटा में 9, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 60 बटा 9, माइनस का 60 बटा 9 यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 6.9 का 54 हो जाएगा ना, 54 फिर 6 बचेगा, तो माइनस का 6.67। भाई 6.666 से बढ़ता जाएगा तो ये 67 लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 666 बढ़ता जाएगा क्योंकि हमेशा 6 बचता ही जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस का 6.67 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 6.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी सबको और ये क्लियर भी हो गया होगा। ये इतना छोटा सा कैलकुलेशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वो अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है, वो अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा कौन मैक्सिमम कितना तक मेजर किया जा सकता है, मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेजर किया जा सकता है, 300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेजर किया जा सकता है। ठीक है, मर्क्यूरी थर्मामीटर भाई देखे हो ना, मर्क्यूरी थर्मामीटर आप लोग, जो आप लोग का बुखार मेजर किया जाता है, जिससे बुखार मेजर किया जाता है, तो वो कौन सा थर्मामीटर होता है, वो आपका मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है ना। तो इससे 300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेजर किया जा सकता है। ठीक, अच्छा यहीं पे एक मैं और छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूं, छोटा करके एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए, थोड़ा सा मैं आपको परेशान कर रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन है कि मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा
थर्मामीटर द्वारा कौन सा तापमान मापा जा सकता है। ठीक है, मैं पहला ऑप्शन दे दिया आपको 90 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन दे दिया 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 273 डिग्री सेल्सियस माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दिस। बताइए बताइए यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। आप जानते हो कि मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा आप मैक्सिमम 300 तक मेजर कर सकते हो, तो 300 के रेंज में कौन सा है, केवल 90 वाला ही है ना, 300 के रेंज में केवल 90 वाला ही है। ये 500 तो 300 के बाहर हो गया ना, माइनस 273 ये माइनस में मेजर नहीं करता, जीरो से लेके 300 तक का मेजर करता है, और बाकी ये ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन एक बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी थर्मामीटर कहां तक मेजर कर सकता है, मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस तक। यहां तक क्लियर है। चलिए, उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।